कहानी की शुरुआत दुनिया के अलग अलग हिस्सों की कुछ तस्वीरों से होती है, जहां दिखाया जाता है कि पुराने समय में बच्चों को एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। मौजूदा समय में डॉक्टर बेक एक लैब में आती है, जहां अभी अभी एक भयानक घटना हुई होती है। एक लाश अभी भी हिल रही होती है और वह अपने आदमियों को सिर पर निशाना लगाने का आदेश देती है। दो बच्चे उस जगह से भागने में कामयाब हो जाते हैं और डॉक्टर बेक के लोग उनका पीछा करने लगते हैं। इनमें से एक आदमी मिस्टर चोई होता है। वह भागे हुए बच्चों में से एक को पकड़ लेता है, लेकिन दूसरी बच्ची जो एक लड़की होती है वह अब भी लापता रहती है। क्योंकि वे उसे पकड़ नहीं पाते, डॉक्टर बेक मिस्टर चोई को आदेश देती है कि लड़की को HQ में मरा हुआ घोषित कर दिया जाए, क्योंकि वह भागते भागते वैसे भी मर जाएगी। लैब के पास एक छोटे से गांव में एक किसान उस लड़की को बेहोश हालत में देखता है और तुरंत उसे अपने घर ले जाता है। डॉक्टर कहता है कि वह ठीक हो जाएगी, लेकिन उसे डर है कि लड़की अपनी यादें खो सकती है, जिसमें उसका नाम और उम्र भी शामिल है। क्योंकि किसान की पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा होता, वे दोनों उसे गोद लेने का फैसला कर लेते हैं। 10 साल बाद वही लड़की, जिसका नाम जे यून रखा जाता है, किसान की बेटी बनकर एक सामान्य जिंदगी जी रही होती है और उसे अपना अतीत याद नहीं होता। एक दिन वह गायों का चारा खरीदने जाती है, लेकिन पैसे लाना भूल जाती है। दुकानदार उसे चारा देने से मना कर देता है, क्योंकि उसने पिछला उधार भी नहीं चुकाया होता। लेकिन दुकानदार का बेटा, जिसे जेयून पसंद होती है, चुपचाप चारा ट्रक में रख देता है और जेयून वहां से चली जाती है। यह देखकर दुकानदार बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर पता चलता है कि जेयून की मां अल्जाइमर की बीमारी से पीड़ित है और उसका परिवार पैसों की परेशानी से जूझ रहा है। पिता कुछ और गायें बेचने का सोचता है, हालांकि गायों की कीमत लगातार गिरती जा रही होती है। नहाने के बाद जेयून को अचानक तेज सिर दर्द होने लगता है। अच्छी बात यह होती है कि दर्द ज्यादा देर तक नहीं रहता। उस रात वह इंटरनेट पर अल्जाइमर की बीमारी के बारे में जानकारी खोजती है और दिमाग की बीमारी के एक्सपर्ट डॉक्टरों के बारे में पढ़ती है। उम्मीद करती है कि शायद वह अपनी माँ का इलाज ढूंढ सके। अगले दिन जे यून अपनी सबसे अच्छी दोस्त म्यूंग ही के साथ स्कूल जाती है। म्यूंग ही अचानक उसे एक नेशनल सिंगिंग कॉन्टेस्ट के ऑडिशन में हिस्सा लेने की सलाह देती है, जिसमें $5 लाख का इनाम होता है। जे यून मान जाती है, क्योंकि अगर वह जीत गई तो वह अपनी माँ का अस्पताल का बिल भर सकेगी और उनके घर की पैसों की परेशानी खत्म हो जाएगी। हालांकि उसे गाना बिल्कुल नहीं आता, फिर भी वह शुरुआती राउंड में सबसे ज्यादा नंबर लाकर पास हो जाती है। घर पर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं, लेकिन वे तब चिंता में पड़ जाते हैं जब जेयून से कहा जाता है कि उसे ऑडिशन में अपनी छुपी हुई कला दिखानी होगी। म्यूंग ही माता पिता को भरोसा दिलाती है कि कुछ भी गलत नहीं होगा, बल्कि इससे जेयून को और ज्यादा पहचान मिलेगी। थोड़ी देर बाद उन्हें एक रहस्यमय फोन कॉल आता है, जिससे माता पिता और ज्यादा घबरा जाते हैं। सोने से पहले जेयून अपनी डरी हुई माँ से कहती है कि सब ठीक हो जाएगा और वह उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। उस रात जब म्यूंग ही उसके घर पर रुकती है तो जेयून को फिर से तेज सिर दर्द होता है और इस बार दर्द पहले से कहीं ज्यादा देर तक रहता है। दूसरी तरफ मिस्टर चोई दूर से उसे चुपचाप देख रहा होता है, क्योंकि ऑडिशन के दौरान जेयून की पहचान सामने आ चुकी होती है। अगले दिन दोनों सियोल जाने के लिए ट्रेन पकड़ते हैं, ताकि ऑडिशन के अगले राउंड में हिस्सा ले सकें। रास्ते में म्यूंग ही मजाक में कहती है कि अगर जेयून फेमस हो गई तो वह उसकी मैनेजर बनेगी और मुनाफा आधा आधा बांटेंगी। तभी उनके सामने बैठा एक लड़का बात में दखल देता है। वह कहता है कि वह जेयून को जानता है, लेकिन जेयून उसे बिल्कुल नहीं पहचान पाती। वह यह जानकर हैरान होता है कि जेयून का अब एक नाम है। वह बताता है कि पहले उन्हें नाम नहीं, नंबरों से बुलाया जाता था और वह उसे मिस विच कहकर बुलाता है, जिससे जेयून और ज्यादा उलझन में पड़ जाती है। जायून को फिर भी कुछ याद नहीं आता और वह लड़का उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, जिससे जेयून हैरान रह जाती है। म्यूंग ही जोर से चिल्लाती है, लेकिन बाकी यात्री उसकी बात को अनदेखा कर देते हैं। वह लड़का वहां से जाते हुए कहता है कि वे फिर मिलेंगे। चलते समय वह किसी से टकरा जाता है और उसे गालियां देता है। दूसरा आदमी गुस्से में उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़का उससे कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। वह उस आदमी को आसानी से हरा देता है और फिर उसकी लाश को ट्रेन से बाहर फेंक देता है। वे स्टूडियो पहुंचते हैं और जेयून का शानदार प्रदर्शन उसे क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा देता है। जजों से उसे बहुत ज्यादा वोट मिलते हैं। वे इस नतीजे से बहुत खुश होते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही जेयून को फिर से सिर दर्द होने लगता है। इस बार दर्द इतना बढ़ जाता है कि उसकी नाक से खून आने लगता है, जिससे पता चलता है कि उसकी बीमारी और बिगड़ रही है। फिर पता चलता है कि वह पहले एक डॉक्टर के पास गई थी, जिसने कहा था कि यह सिर दर्द 2 से 3 महीने में उसकी जान ले सकता है और उसे बचाने का एक ही तरीका है उसके असली माता पिता से बोन मैरो ट्रांसप्लांट। इधर डॉक्टर बेक टीवी पर यह प्रदर्शन देख रही होती है और बहुत खुश होती है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी बनाई हुई चीज अब भी जिंदा है और आखिरकार मिल गई है।
स्टूडियो के बाहर अचानक डॉक्टर बेक के आदमी उन लड़कियों का सामना करते हैं और बड़े शालीन तरीके से उन्हें अगवा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी बिल्डिंग से बच्चों का एक ग्रुप बाहर आता है और उनका ध्यान भटक जाता है। लड़कियां इस मौके का फायदा उठाकर टैक्सी बुलाती हैं और वहां से निकल जाती हैं। फिर ट्रेन से घर लौटने लगती हैं। घर पहुंचने पर जब म्यूंग ही अपने पापा को लेने के लिए फोन कर रही होती है, तभी वह जवान लड़का अचानक सामने आ जाता है और उसे धमकाता है कि वह उसके माता पिता को मार देगा। जेयून तुरंत अपने घर की तरफ दौड़ती है और अपनी सबसे अच्छी दोस्त से मदद के लिए फोन करने को कहती है। पता चलता है कि म्यूंग ही के पिता मिस्टर डो एक पुलिस ऑफिसर हैं और वह जेयून के घर जाने का फैसला करते हैं। जब वह लड़का घर पर हमला करने ही वाला होता है, तभी ऑफिसर डो वहां पहुंचते हैं और शांति से उनसे पहचान पत्र मांगते हैं। थोड़ी देर बाद लड़कियां घर पहुंचती हैं और पुलिस कार के अंदर किसी को नहीं पाती, जिससे वे घबरा जाती हैं। जे यून अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उन दोनों बुजुर्गों का पता लगाती है। वे घबराकर घर की तरफ दौड़ती हैं और देखती हैं कि उनके पिता आराम से बैठकर शतरंज खेल रहे होते हैं। जाने से पहले ऑफिसर डो जे यून से कहते हैं कि वह लड़का और उसके दोस्त अमेरिकी हैं, लेकिन जे यून कहती है कि वह उन्हें नहीं जानती। दूसरी तरफ वह जवान लड़का और उसके आदमी एक लैब में एक प्रोफेसर का सामना करते हैं। पता चलता है कि वह डॉक्टर बेक के साथ काम कर चुका था और उसने सहयोग करने से मना कर दिया था, इसलिए डॉक्टर बेक ने उन्हें उसे मारने भेजा था। लैब के बाहर वह लड़का अपनी ताकत दिखाता है, जिससे वह इंसान के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है और बिना छुए बंदूक चला सकता है। इसके बाद वे लैब को जला देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगले दिन डॉक्टर बैक मिस्टर चोई से मिलती है। वह उसे सुझाव देती है कि वह यूरोप घूमने चला जाए और उसे आदेश देती है कि वह फिर कभी उसके काम में दखल न दे। मिस्टर चोई इस फैसले से खुश नहीं होता, लेकिन उसे अपने सीनियर की बात माननी पड़ती है। वह डॉक्टर बैक को चेतावनी देता है कि जे यून एक राक्षस है और उसे मार देना चाहिए, लेकिन डॉक्टर बैक ऐसा करने को तैयार नहीं होती। कुछ समय बाद मिस्टर चोई चुपके से एक प्रोफेसर से मिलता है जो उसकी बीमारी ठीक कर सकता है, लेकिन इसके बदले मिस्टर चोई को जे यून को मारना होगा और उसका सिर लाकर देना होगा। डिनर के समय परिवार के बाकी लोग जे यून की मां की हालत को लेकर परेशान होते हैं, क्योंकि उसकी याददाश्त की बीमारी और बढ़ती जा रही है। वह अब अपनी बेटी को भी पहचान नहीं पा रही है। उसी रात जे यून नींद से उठ जाती है और तेज सिरदर्द के कारण दर्द से रोने लगती है। इस बीच डॉक्टर बैक के आदमी घर में घुस जाते हैं और बंदूक दिखाकर जे यून की मां को धमकाते हैं। यह देखकर जे यून तुरंत उठ खड़ी होती है। जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर आती है, उसे पता चलता है कि चारों तरफ से घेर लिया गया है और म्यूंग ही को बंधक बना लिया गया है। एक आदमी सामने आता है और कहता है कि जे यून ने पहले उसे लगभग मार ही दिया था, लेकिन जे यून कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है और वह उसे नहीं जानती। वह बार बार गिड़गिड़ाती रहती है, लेकिन तभी उन लोगों में से एक उसकी सबसे अच्छी दोस्त को चोट पहुंचा देता है। यह देखकर जे यून को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह अपनी असली ताकत दिखा देती है। वह बहुत तेज हो जाती है, इतनी तेज जैसे रोशनी, और एक एक करके डॉक्टर बैक के सभी आदमियों को बेरहमी से खत्म करने लगती है। जब आखिरी आदमी भी खत्म हो जाता है, तभी वह जवान आदमी वहां आ जाता है और जे यून की असली ताकत देखकर हैरान रह जाता है। वह बताता है कि जा यून को बाकी लोगों से अलग बनाया गया था। वह बिना ज्यादा मेहनत किए हर विषय में सबसे आगे रहती थी, लेकिन फिर भी जा यून को याद नहीं आता कि वह आदमी कौन है। फिर वह आदमी अपने माथे का निशान दिखाता है और कहता है कि यह निशान उसी ने दिया था। धीरे धीरे जे यून को अपना अतीत याद आने लगता है, लेकिन वह अब भी मानने को तैयार नहीं होती कि वह उसे जानती है। वह आदमी उसे धमकी देता है कि अगर वह उसके साथ नहीं गई तो वह गांव के सभी लोगों को मार देगा। मजबूरी में जे यून मान जाती है और अपनी दोस्त से कहती है कि वह उसके माता पिता का ख्याल रखे। दूसरी तरफ मिस्टर चोई सभी फील्ड एजेंट्स को इकट्ठा करता है और जे यून को मारने की तैयारी करता है। रास्ते में यह बात सामने आती है कि जे यून ने जानबूझकर अपने गोद लिए हुए माता पिता को चुना था, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि वे कभी उसे छोड़कर नहीं जाएंगे। यह सब पहले से ही योजना के तहत किया गया था। थोड़ी देर में वे एक सुनसान लैब में पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर बैक पहले से इंतजार कर रही होती है और जे यून को सीधे पूछताछ वाले कमरे में ले जाया जाता है। उसे कुर्सी से बांध दिया जाता है और कमरे के दूसरी तरफ से डॉक्टर बैक उसका स्वागत करती है। यह जानकर कि जे यून अभी भी जिंदा है, उसे बहुत राहत मिलती है, लेकिन जे यून को अब भी समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। उसे अपना पूरा अतीत याद दिलाने के लिए डॉक्टर बैक अपने आदमी को आदेश देती है कि उसे एक लिक्विड इंजेक्शन के जरिए दिया जाए।
फिर पता चलता है कि जेयून उन प्रयोगों में से एक थी जिनमें दिमाग पर किए जाने वाले प्रयोगों की जिम्मेदारी डॉक्टर बैक के पास थी। प्रोफेसर बताता है कि इस समय वह दुनिया की सबसे बेहतरीन दिमाग की एक्सपर्ट है और जेयून उसकी अब तक की सबसे बेहतरीन बनाई हुई इंसानी कृति थी। उसे और भी ताकतवर बनाने के लिए डॉक्टर बैक ने उसे खास तौर पर एक बेरहम कातिल बनने की ट्रेनिंग दी थी। कहानी की शुरुआत में वे सभी बच्चों को मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनकी पीढ़ी बहुत बड़ी सफलता थी। वे चीजों को कंट्रोल कर सकते थे और उनकी समझ बहुत तेज थी। ऊपर बैठे लोग इस बनाई हुई चीज से डर गए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वे उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए डॉक्टर बैक को आदेश दिया गया कि वह उन सभी को खत्म कर दे। लेकिन उस समय जेयून खास थी और उसके सारे आदमी उसे मार नहीं पाए क्योंकि अगर सही इलाज न हो तो सिरदर्द धीरे धीरे उसे मार देगा और उसकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। इसलिए प्रोफेसर अपने आदमी को आदेश देता है कि उसे एक और सीरम दिया जाए जिससे वह सिर्फ 1 महीने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर सके। अगले महीने उसे फिर से इंजेक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन इंजेक्शन लगते ही जेयून के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। फिर पता चलता है कि उसने कभी अपनी यादें खोई ही नहीं थीं और वह इस पूरे समय बेवकूफ बनने का नाटक कर रही थी ताकि प्रोफेसर तक पहुंच सके। यह भी सामने आता है कि उसने जानबूझकर ऑडिशन में अपनी काबिलियत दिखाई थी ताकि प्रोफेसर का ध्यान उसकी तरफ जाए। वह तुरंत खुद को आजाद कर लेती है और पूछताछ वाले कमरे में मौजूद आदमी को मार देती है। डॉक्टर बैक उसे रोकने के लिए नर्व गैस छोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जेयून छत के रास्ते भाग निकलती है। वह प्रोफेसर के सामने पहुंचती है। उस पर बंदूक तानते हुए वह कहती है कि उसने कभी कुछ नहीं भुलाया, खासकर वह दिन जब उन सबको खत्म किया गया था। यह समझते हुए कि उसके पास समय कम है, जेयून ने फैसला किया कि वह अपने बनाने वाले को खुद उसे ढूंढने पर मजबूर करेगी। वह प्रोफेसर की टांग में गोली मारती है और उसे मजबूर करती है कि वह बताए कि सीरम कहाँ रखा गया है। इधर जवान आदमी को समझ आ जाता है कि उसे धोखा दिया गया है और वह तुरंत उस कमरे की तरफ जाता है। लेकिन तभी मिस्टर चोई और उसके आदमी वहां आ जाते हैं और गोलीबारी शुरू हो जाती है। यह भी पता चलता है कि वह जवान आदमी वही बच्चा है जिसे मिस्टर चोई ने पहले पकड़ा था। फायरिंग शुरू हो जाती है और वह अपने आदमियों को आदेश देता है कि अगर मारना है तो सिर पर निशाना लगाओ। लड़की बीच में आ जाती है और अपने चाकुओं से मिस्टर चोई के बाकी बचे सभी आदमियों को खत्म कर देती है। दूसरी तरफ वह जवान आदमी अचानक जेयून पर हमला करता है और उसे लड़ाई की चुनौती देता है। कहता है कि अब वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है। दोनों लड़ते हैं, लेकिन जेयून अब भी उससे बहुत तेज होती है। वह उस पर एक भी मुक्का नहीं मार पाता और आखिर में उसी से लात खा बैठता है। डॉक्टर बेक भागने की कोशिश करती है, लेकिन जेयून उसकी दूसरी टांग में भी गोली मार देती है। जब वह जवान आदमी को खत्म करने ही वाली होती है, तभी मिस्टर चोई आता है और उस पर गोली चला देता है। इसके बाद वह प्रोफेसर को भी मार देता है। फिर वह जेयून से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उससे कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। वह आसानी से उसे हरा देती है और उसे मार देती है। वह जवान आदमी अब भी हार नहीं मानता और उस पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन जेयून पहले ही भांप लेती है और उसे भी खत्म कर देती है। आखिर में वह जवान आदमी से रिसर्च सेंटर की जगह बताने को कहती है, लेकिन वह मना कर देता है तो वह उसे गोली मार देती है। जेयून सारे सीरम ले लेती है और पूरी लैब को जला देती है। वह तुरंत अस्पताल जाती है और अपने पिता को सीरम दे देती है ताकि उसकी मां की भूलने की बीमारी धीरे फैले। जाने से पहले उसके पिता बताते हैं कि उन्हें कभी उसे गोद लेने का अफसोस हुआ था, लेकिन उसकी मां हमेशा कहती थी कि अगर उसे प्यार से पाला जाए तो वह एक दिन बहुत अच्छी लड़की बनेगी। इसके बाद जेयून वहां से चली जाती है और आखिरी बार अपनी सबसे अच्छी दोस्त की तरफ हाथ हिलाती है। 3 महीने बाद जेयून रहस्यमय तरीके से एक औरत के घर पहुंचती है जो डॉक्टर बैक की बहन निकलती है और उससे अपने लिए एक लंबे समय तक चलने वाले सीरम बनाने की मांग करती है। और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।